नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएचआई के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं कि हम आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे खबर क्या है और जीएचआई की शुरुआत कब से हुई है और किसके द्वारा की जाती है, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि जीएचआई क्या है वास्तव में। और ये जो हालिया रिपोर्ट अभी आई है, इस रिपोर्ट में क्या क्या हमें मिला है, और इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है चाइल्ड वेस्टिंग का। हम लोग उसको भी जानेंगे कि ये चाइल्ड वेस्टिंग क्या है। और आपको पता ही होगा कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट की आलोचना करी है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे भारत सरकार ने किन तथ्यों के आधार पर इस रिपोर्ट को खारिज किया है। और इसके अलावा हम जानेंगे भूख या कुपोषण को हटाने के लिए क्या क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले खबर देख लेते हैं। अभी हाल ही में अर्थात पिछले हफ्ते कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड का एनजीओ है, और वेल्थ हंगर हिल्फ, यहाँ पे हिल्फ है, लाइफ हो गया है इस पेंटिंग की वजह से, और ये जर्मनी का एनजीओ है। इनके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी किया गया है। इसमें भारत को 121 देशों में 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। दक्षिण एशियाई देशों में सिर्फ अफगानिस्तान की स्थिति हमसे बदतर हुई है। अफगानिस्तान 109वें स्थान पर है, जबकि हम 107वें स्थान पर है। हमारे अगर पड़ोसी देशों की बात करें, श्रीलंका उसमें 64वें स्थान पर, नेपाल 81वें स्थान पर, बांग्लादेश 84 तथा पाकिस्तान 99वें स्थान पर है। 2021 में अगर बात करें, भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर था। ठीक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देशों की बात की जाए, उसमें बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चाइना तथा क्रोएशिया, ये 5 देश ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन इस सूचकांक में सबसे बेकार प्रदर्शन करने वाले देश हैं। इस बार 136 देशों का मूल्यांकन किया गया था, लेकिन 15 देशों के लिए व्यक्तिगत स्कोर की गणना नहीं की जा सकी, और डेटा की कमी की वजह से इनकी रैंक का निर्धारण नहीं किया गया है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को सरसरी तौर पर खारिज करते हुए जवाब दिया कि ये भारत की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है। यह पहली बार नहीं है साथियों कि जब जीएचआई में भारत की खराब रैंकिंग का सामना करने पर भारत सरकार ने इस तरीके की प्रतिक्रिया दी। 2021 में कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया भारत सरकार द्वारा दी गई। यहाँ की सरकारों की आदत है, जब किसी मुद्दे पर ये गिरते नजर आते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दे देते हैं। फिलहाल अभी हम जानेंगे कि सरकार के क्या क्या तथ्य हैं। जैसे मुझे एक वाकया याद आ गया था, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और वो किसी मुद्दे पर गिरती थी, यही कहती थी कि हमको बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जान लेते हैं कि जीएचआई की शुरुआत कब से हुई है। जीएचआई एक वार्षिक अर्थात सालाना प्रकाशन होता है इसका, और इसकी शुरुआत इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है, और बेल्ट हंगर लाइफ नामक एक जर्मन एनजीओ द्वारा सबसे पहले इसे 2006 में जारी किया गया था। वर्ष 2007 में इस अभियान में आयरलैंड का एक एनजीओ इसमें शामिल हुआ था। बेल्ट हंगर हिल्फ जर्मनी की सबसे बड़ी निजी सहायता एजेंसियों में से एक है। यह राजनैतिक और धार्मिक रूप से स्वतंत्र होने का दावा करती है, और इसकी स्थापना 1962 में हुई, और 2030 तक ये जीरो हंगर, संयुक्त राष्ट्र हमारा है, उसके सतत विकास का ये एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए भी काम करती है। वेल्थ हंगर हिल्फ के अनुसार इसने 70 देशों में 10,895 से अधिक विदेशी परियोजनाओं के लिए 4.46 बिलियन यूरो, और जो कि 1 यूरो हमारे यहाँ की अगर बात की जाए तो 80 रुपए के बराबर है, उसका वित्त पोषण इसके जरिए किया गया है। IFPRI की स्थापना 1975 में हुई थी, और ये विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और भूख तथा कुपोषण को समाप्त करने के लिए अनुसंधान आधारित नीतिगत समाधान प्राप्त करता है। यह CGIAR, जिसे पूर्व में अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए सलाहकार समूह के रूप में जाना जाता था, उसका एक अनुसंधान केंद्र है, जो विकास के लिए कृषि अनुसंधान में लगी एक विश्वव्यापी साझेदारी है। CGIAR बदले में भारत सहित कई अन्य संस्थाओं द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है। बहुत सारे देश हैं जो इसको फंड करते हैं, जिनमें हमारा प्यारा भारतवर्ष भी है। 2007 में कंसर्न वर्ल्ड वाइड
एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन जो 1968 से दुनिया भर में भूख और गरीबी से लड़ाई लड़ रहा है, ये तीसरे सह प्रकाशक के रूप शामिल हुआ था। 2018 में IFPRI ने इस परियोजना में अपनी भागीदारी को त्याग दिया। तब से GHI केवल वर्ल्ड हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना रह गई है। IFPRI ने इसमें से क्विट कर दिया 2018 में। अब आइए जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने का और उन पर नजर रखने का एक जरिया है। GHI को 100 बिंदु पैमाने पर जो है भूख का निर्धारण करता है। इसमें 0 जो है वो सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है तथा 100 को सबसे खराब स्कोर माना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग भूख का मतलब भोजन की कमी के कारण होने वाली परेशानी से समझते हैं। हालांकि GHI के लिए इतना सरल उपाय नहीं है कि भोजन की कमी की वजह से जो परेशानी हो रही है उसको भी GHI अपनी धारणा में, अपनी रिपोर्ट में शामिल कर ले। इसके बजाय वह भूख की बहुआयामी प्रकृति को पकड़ने के लिए 4 अलग अलग उपायों का उपयोग करता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कौन किस श्रेणी में आता है। ये स्कोर की बात है। अगर आपका GHI लेस देन आर इक्वल टू 9.9 है, ये लो श्रेणी है। उसके बाद अगर 10 से लेकर 19.9 है, ये मॉडरेट है। और सीरियस में आता है कि अगर आप 20 से 34.9 के बीच में अगर आपका स्कोर रहता है, ये सीरियस गंभीर श्रेणी में आ जाता है। और अलार्मिंग होता है आपका अगर GHI 35 से लेकर 49.9 तक है। और एक्सट्रीमली अलार्मिंग होता है GHI ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। अगर 50 से ज्यादा हो जाए या 50 के बराबर हो जाए तो बहुत ज्यादा खतरे की घंटी मानी जाती है। टोटल स्कोर की अगर बात की जाए तो अभी जो 4 उपाय हम आपको बताएंगे, अंडर नरिशमेंट, उसमें 1/3 भाग है, अभी आगे चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है। फिर है आपका एक चाइल्ड स्टंटिंग, 1/6 भाग इसका, और 1/6 भाग जो है वो चाइल्ड वेस्टिंग, और ये चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 आयाम अभी इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा एक आ जाता है GHI स्कोर हमारा। आप ऐड करके देख सकते हैं, सिंपल सी फ्रैक्शन है, उसमें आसपास तो है नहीं। चलिए अब ये चारों आयामों को हम लोग देखते हैं कि किन किन पर ये रिपोर्ट अपनी आधारित करता है। तो नंबर 1 है अल्पपोषण, अंडर नरिशमेंट। ये जनसंख्या का वह हिस्सा है जिसका कैलोरी का सेवन अपर्याप्त होता है या भूख की रोजमर्रा की धारणा के सबसे करीब होता है। जैसे कि मैंने बताया कि यह GHI स्कोर का कितना होता है, 1/3 होता है। चाइल्ड स्टंटिंग दूसरा आयाम है इसका, इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग बाल बौनापन कह देते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा होता है जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, उसे चाइल्ड स्टंटिंग की श्रेणी में रखा जाता है। यह बेसिकली कुपोषण को दर्शाता है और यह GHI के स्कोर का 1/6 भाग होता है। अगला है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, और ये स्थिति तीव्र कुपोषण को दर्शाती है और यह GHI के स्कोर का 1/6 भाग होती है। अगला है बाल मृत्यु दर। अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का हिस्सा, मतलब ऐसे बच्चे जो अपनी 5 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही उनका देहांत हो जाता है। ये आंशिक रूप से अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाता है। GHI के स्कोर का ये 1/3 भाग होता है। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि GHI भूख के लिए इन सभी चरों को क्यों देखता है। आधिकारिक वेबसाइट पर अगर हम जाएं, वहां पर जो FAQ होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार ये बताता है कि भूख की जो समस्या है वो अत्यंत ही जटिल है। GHI में भूख की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाने के लिए 4 संकेतक ये शामिल किए जाते हैं। साथ ही में वह कैलोरी के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को भी दर्शाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भूख को मापने के लिए संकेतकों के इस संयोजन का उपयोग करने से कई फायदे क्यों मिलते हैं। GHI फार्मूले में शामिल संकेतक कैलोरी की कमी के साथ साथ खराब पोषण को भी दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए अल्प पोषण संकेतक समग्र रूप से आबादी की खाद्य पहुंच की स्थिति को दर्शाता है, जबकि बच्चों के लिए विशिष्ट संकेतक आबादी के एक विशेष रूप से कमजोर उपसमूह के भीतर पोषण की स्थिति को दर्शाते हैं, जिसके लिए आहार, ऊर्जा, प्रोटीन की कमी बताई जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व जिनमें आपका विटामिन और खनिज ये माने जाते हैं कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। बीमारी
खराब शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास साइकोलॉजी का टर्म है और मृत्यु के उच्च जोखिम की ओर ले जाते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके शरीर में ना उपस्थित हो तो निश्चित तौर से आप उच्च जोखिम की ओर चले जा सकते हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए समुचित भोजन बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कई संकेतों को मिलाकर सूचकांक यादृच्छिक माप की त्रुटियों के प्रभावों को भी कम करने का प्रयास करता है और इनफैक्ट करता भी है। इसके अलावा ये 4 संकेत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मल्टीपल बार हमने आपको बताया है, आप हमारी इकोनॉमी की क्लास विजिट कर सकते हैं, की दिशा में प्रगति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक सेट का ये एक हिस्सा है। अब आइए जानते हैं कि GHI 2022 में क्या क्या मिला है। तो आमतौर पर देखा जाता है साथियों कि GHI की जो रैंक है और स्कोर वो एक वर्ष से दूसरे वर्ष में तुलनीय नहीं होती है, क्योंकि डेटा को अक्सर हम लोग संशोधित कर देते हैं और समय के साथ साथ क्या होता है कि कार्यप्रणाली भी बदल जाती है। हालांकि प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट 3 संदर्भ वर्षों के लिए डेटा प्रदान करती है, जिससे डेटा तुलनीय हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है, ताकि विभिन्न देशों के लिए एक प्रवृत्ति प्रदान की जा सके कि क्या टेंडेंसी है, वो हमको देखने को मिल जाए कि कहाँ पे सुधार है, कहाँ पे गड़बड़ी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत के संदर्भ, भारत ने अंडर 5 मृत्यु दर, जो बाल मृत्यु दर है, उसमें महत्वपूर्ण सुधार किया हुआ है। ये अब हमारे यहाँ 4.6 से घटकर 3.3% हो चुकी है। और बाल स्टंटिंग में भी हमको थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। बाल स्टंटिंग की अगर बात करें, ये 38.7 से घटकर 35.5% हो चुकी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कुपोषित आबादी का अनुपात भी हमको बढ़ा दिखाई देता है। इंडेक्स के अनुसार अगर बात की जाए तो 2018 से 2020 के बीच में ये 14.6% था और वहीं 2019 से 2021 के बीच में ये बढ़कर 16.3% हो गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बदतर स्थिति है वो चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में है। चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में भारत की स्थिति दुनिया में सबसे बदतर है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसमें जो हमारा आंकड़ा निकल के सामने आया है वो 19% आया है, ठीक है। और 2014 में ये हमारा 15.1% हुआ करता था। ओवरऑल अगर GHI की बात की जाए तो GHI का जो स्कोर है भारत का वो 29.1 है और इसे हमने आपको अभी बताया था कि आप याद कीजिए, इसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वैश्विक स्कोर की अगर बात करें तो ये वर्ष 2022 में 18.2% है और यह वर्ष 2014 की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। और कुपोषण की जो बात बताएं आपको, दुनिया में लगभग 82.8, लगभग आप 83 करोड़ पे मान सकते हैं, ये कुपोषण का सामना कर रहे हैं। वहीं भारत में अगर बात की जाए तो भारत में ये जो है 22.4 करोड़ कुपोषण के शिकार है। अब आइए जान लेते हैं कि चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, जिनमें हमारी स्थिति सबसे ज्यादा दुनिया में भी बदतर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अगर बात की जाए तो यदि लंबाई की तुलना में किसी बच्चे का वजन कम है, किसी व्यक्ति का ही कह सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स भी एक चीज होती है, मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चाइल्ड वेस्टिंग अर्थात हम यहाँ पर बच्चे के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो लंबाई की तुलना में अगर बच्चे का जो है वजन कम है, उसे चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। यह एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है और इसमें नीति निर्माताओं को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आइए जानते हैं कि इसके कुछ मुख्य कारण क्या है चाइल्ड वेस्टिंग के। तो पहली बात तो है कि उचित समय पर वही नहीं है, अफोर्डेबल स्वास्थ्य देखभाल के लिए हमारी जो पहुंच है वो खराब है, क्योंकि गरीबी है, बेरोजगारी है, इस तरीके की तमाम समस्या है। और फिर अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रमुख कारण है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकार को बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाना चाहिए और सबके लिए ये यूनिवर्सल करना चाहिए। अगली बात है कि अपर्याप्त देखभाल है और भोजन प्रथाएं, जो फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी खराब है और बच्चों की जो है वो केयरिंग भी प्रायः हम लोग ढंग से नहीं कर पाते हैं। और अगली बात है कि खराब खाद्य सुरक्षा है। और चौथा कारण जो प्रमुख है वो ये है कि स्वच्छ वातावरण की कमी है। आप देखते होंगे कि हर साल जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो हमारे कई शहर जो है उस लिस्ट में टॉप करते हैं, खराब वाले पोजीशन में। खराब आहार संक्रमण से बेसिकली खतरा बढ़ जाता है और संक्रमण का पोषण की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप खराब भोजन कर रहे हैं तो इससे आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं और अगर संक्रमण हो जाए तो फिर पोषण की स्थिति पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। गंभीर संक्रमण का सामना करने से पहले स्वस्थ बच्चा
जल्दी से वेस्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, जिससे संभावित रूप से क्या हो सकती है कि वो कम हो सकती है। देखते हैं ना, कई बार सामने आपके आता है कि भैया दूध नहीं पी रहा है हमारा बच्चा, इस तरीके की समस्याएं सामने निकल के आती है। भारत सरकार ने, अब आइए जानते हैं कि जीएचआई 2022 की आलोचना क्यों की। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 2021 की रिपोर्ट की आलोचना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो ये दूसरा साल है जब भारत सरकार ने जीएचआई रिपोर्ट की आलोचना की हुई है। 15 अक्टूबर की प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर सरकार की प्रतिक्रिया के 3 आवश्यक भाग हैं, ये समझते हैं। तो सरकार ने दावा किया है, जो इसका सबसे पहला दावा है, भारत को 107वें स्थान पर रखना देश की छवि को एक राष्ट्र जो अपनी आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है के रूप में खराब किए जाने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है। लगातार भारत की इमेज को जो है खराब करने का उससे प्रयास किया जाता है, ऐसा सरकार ने दावा किया है। और दूसरा ये देखते हैं, इसने जीएचआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और ये दावा किया है कि सालाना गलत सूचना जारी करना वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की पहचान है। और सरकार के तर्क के इसमें भी 3 भाग हैं, आइए समझते हैं। पहली चीज है कि जीएचआई भूख के गलत माप का उपयोग करता है, उसका मापने का तरीका है वो वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है, और ये गलत माप का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, यह भूख को भोजन की कमी से परे अन्य चरों के रूप में भी परिभाषित करता है। अगला जो सरकार का तर्क है, उपयोग किए गए 4 चरों में से 3 बच्चों से ही संबंधित है, इसलिए इसे हम पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं मान सकते हैं। सरकार का दावा है कि चौथा जो संकेतक है, कुपोषित आबादी के अनुपात का जो अनुमान लगाया गया है 3000 के बहुत छोटे सैंपल पर किए गए एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित, अर्थात इन्होंने रियलिटी चेक नहीं करी है जीएचआई की रिपोर्ट वालों ने, सिर्फ एक छोटा सा डेटा उठाया है, उसके आधार पर भारत का इसको तय कर दिया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। तीसरा, सरकार ये बताती है कि कैसे वह मार्च 2020 से 80 करोड़ भारतीयों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। इस बात की आलोचना सरकार की जा रही है कि आप उपलब्ध तो करा रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आपको कराने की आवश्यकता भी पड़ रही है। यदि आप नहीं कराते तो फिर जो है वो आपकी जो ये इंडेक्स में रिपोर्ट आई है वो और ज्यादा बदतर स्थिति में आ गई। इसमें आंगनवाड़ी योजना के माध्यम से 1.78 करोड़ महिलाओं और 7.7 करोड़ बच्चों को प्रदान किए गए पूरक पोषण के साथ साथ 1.5 करोड़ महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म के समय प्रदान की गई मौद्रिक सहायता 5,000 रुपए का भी उल्लेख हमको दिखाई देता है। अब आइए जानते हैं कि भूख कुपोषण को हटाने के लिए क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए। पहला अभियान है पोषण अभियान, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया और यह अभियान स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर बालिकाओं में ये टारगेट किया गया है और उनको कम करने का भी लक्ष्य रखता है। उनमें स्टंटिंग, अल्पपोषण की समस्या को कम किया जाए। टारगेटेड स्कीम सितंबर माह को वर्ष 2018 से पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अभी हमारा पिछला महीना ही सितंबर था, तो आपने सुना होगा मोदी जी की अगर मन की बात और मनाने के लिए कहा। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित करता है, उसको टारगेट बनाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किफायती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो सरकार ने अपना तीसरा तर्क दिया है उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार कुछ टीकाकरण के प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं, इस पर हमारी एक वीडियो पड़ी है कि कितना सफल हुआ है भारत में टीकाकरण, उसको भी आप देख सकते हैं। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक करना भी भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।